Dear students, in previous video we have discussed about the status of Indian economy on the eve of independence. Students, उसमें हम लोग देखे कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के पहले इंडियन इकोनॉमी एक सेल्फ रिलायंट, प्रोस्पेरस और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी जैसे इंडियन मार्केट को एक रॉ मटेरियल के सप्लायर के रूप में देखना और अपना फिनिश प्रोडक्ट बेचने के रूप में देखना, इस पॉलिसी के कारण इंडियन इकोनॉमी एक स्टैग्नेशन और बैकवर्ड इकोनॉमी के तरफ पहुंच गया। इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, यह देखने के लिए हमें बहुत ही माइक्रो लेवल पे स्टडी करना होगा। हमें इंडियन इकोनॉमी के हर सेक्टर को देखना होगा कि उसकी कंडीशन क्या थी और उसके पीछे कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर, जिसमें मेनली एग्रीकल्चर आता है, उसको देखेंगे कि एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी। So students, today we will discuss about the status of agriculture on the eve of independence. आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग खेतों में काम कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का अभाव है, मैनुअल वर्क ज्यादा हो रहे हैं, लेबर फोर्स एक ही फील्ड पर लेबर फोर्स ज्यादा लगे हुए हैं, लेबर बहुत सारे लगे हुए हैं और मानसून पर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड है। कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि फार्मर कैसे हाथ जोड़कर जमींदार के सामने खड़ा है। तो ये ब्रिटिश पीरियड में या इंडिपेंडेंस के समय हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन थी। अब हम देखेंगे व्हाट वाज द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फीचर वाज लो प्रोडक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन arises, what is productivity? Productivity means capacity to produce. प्रोडक्टिविटी क्या है? कितना हमारे लैंड की, कितना हमारे लेबर की प्रोडक्शन करने की क्षमता है, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो जाहिर सा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम थी। कारण क्या थे? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट फीचर इज ए वाइड गैप बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल। यानी जमीन का जो मालिक था और जमीन जोतने वाला था, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप था। जो मालिक था उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो जमीन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, और जो टीलर थे उनको जमीन में इंटरेस्ट था लेकिन पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर सके। इसलिए धीरे धीरे हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन खराब हो गई। एंड थर्ड फीचर इज हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। मीन्स हमेशा हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर रिस्क रहता था, जोखिम रहता था। क्यों जोखिम रहता था? बिकॉज आवर एग्रीकल्चर वाज डिपेंड अपॉन द मानसून। इट इज सेड दैट एग्रीकल्चर इज कॉल्ड द गैम्बल ऑफ मानसून। आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि कृषि मानसून का एक जुआ है। और ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे पास इरिगेशन का साधन नहीं था, ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट फीचर इज सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। यानी एक व्यक्ति के पास जो लैंड का एरिया था वो बहुत छोटा बढ़ता गया, बड़े लैंड एरिया से बढ़ते बढ़ते छोटे होते गए। और इसके पीछे कारण क्या था? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, एक
बाप के 4 लड़के हुए, तो एक बाप की जो बड़ा लैंड एरिया था वो 4 भाइयों में बट के छोटा हो गया। और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का जो कंसेप्ट, हमारा पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, उस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से हम धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ बढ़े। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होने के कारण हमारा लैंड होल्डिंग्स धीरे धीरे सब डिवाइड हो गया, और छोटे लैंड होल्डिंग होने के कारण हम उसको का केयर ठीक से नहीं कर पाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। एंड नेक्स्ट पिक्चर वाज द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, यानी हम खेती केवल अपने उपभोग के लिए करते थे, मार्केट में बेचने के लिए नहीं करते थे। नाउ क्वेश्चन arises, what were the causes of stagnation and backwardness of Indian agriculture? So first cause is land revenue system. Three major system of land revenue collection existed in India. They were Zamindari, Rayatwari and Mahalwari. Now we will discuss about the Zamindari system. Zamindari system was introduced by Cornwallis in 1793 through Permanent Settlement Act. Cornwallis was the Governor General of India. और 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत उसने जमींदारी सिस्टम को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया। इस जमींदारी सिस्टम में जमींदार वे रिकॉग्नाइज हेरिडिटरी ओनर ऑफ द लैंड। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश ने जमींदार को एक परमानेंट हेरिडिटरी ओनर बना दिया, और इस सिस्टम में The company's share in the revenue was fixed permanently with the जमींदार, यानी जमींदार और कंपनी के बीच में जो रेवेन्यू था वो हर साल के लिए फिक्स्ड हो गया। जैसे एक पूरे एरिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा को एक जमींदार को दे दिया गया, और कंपनी ने ये फिक्स कर दिया कि इतना आपको हर साल हमको पेड करना है। The state had no direct contact with the peasants, यानी ब्रिटिश को किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। पहले वो जमींदार को कांटेक्ट करते थे, फिर जमींदार किसान को, फार्मर्स को कांटेक्ट करते थे। The जमींदार could sell and purchase lands, जमींदार लैंड को सेल और परचेज कर सकता था। The zamindars were free to extract as much revenue from the tillers of the soil as they could. जमींदार को जितनी मर्जी है, जितना हो सकता है, उतना वो फार्मर से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर लेता था, लैंड रेवेन्यू। और उसके पास ये भी राइट था कि अगर जमींदार पे नहीं कर रहा है रेवेन्यू, तो उसको जमीन से बेदखल भी कर देता था। स्टूडेंट्स, अब देखिए इस जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिश जमींदार को हेरिडिटरी ऑनर बना दिया, और ये जमींदार लैंड के सॉइल के ऑनर हो गए। फार्मर्स वेयर द टीलर्स ऑफ द सॉइल का जोतते थे, उसके ऊपर खेती करते थे, और जमींदार इनसे हेवी टैक्स रेंट कलेक्ट करता था, और जितना हो सकता था इन किसानों से, टीलर से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे, और एक फिक्स्ड रेंट ब्रिटिश को देते थे। अब देखो धीरे धीरे जमींदार के पास बहुत सारे पैसे हो गए और ये लग्जरियस लाइफ व्यतीत करने लगे, लेकिन किसानों का जो लाइफ था वो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि एक तो इनके पास जमीन नहीं था,
दूसरा, इनके पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि वो अपने सीड्स, खेती के लिए सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके या अपने एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट कर सके। तो ये इंटरेस्ट लेते नहीं थे और किसानों के पास पैसे नहीं थे कि वो इंटरेस्ट लें और उसमें इन्वेस्ट करें। सो द आवर कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर बिकेम द स्टैग्नेशन एंड बैकवर्ड। Next cause is the commercialization of agriculture. British forced the tillers to grow some crops which were benefited for the British economy. For example, cultivation of indigo. आप सुने होंगे चंपारण में नील की खेती के लिए ब्रिटिश ने बहुत दबाव डाला कि आप नील की खेती कीजिए। कॉटन उगाने के लिए उन्होंने प्रेशर डाला क्योंकि ये दोनों उनको ब्रिटिश में रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए था कपड़ा मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेक्स्ट कॉज वाज इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर। इंडिपेंडेंस के समय हमारा देश दो भाग में बट गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे जो मोस्ट फर्टाइल लैंड इंडस वैली था, सिंधु की घाटी था, जहां पर गेहूं का अच्छी उपज होती थी, बटकर वो पाकिस्तान में चला गया। हमारे पास फूड ग्रेन्स की कमी होने लगी और साथ ही साथ हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम न्यू एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप कर सके और एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। एंड नेक्स्ट कॉज वाज द लो इन्वेस्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मीन्स इंडियन फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे और वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने लायक नहीं थे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, जिससे इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन स्टैग्नेशन की कंडीशन थी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टेटस ऑफ Indian agriculture on the eve of independence and causes of backwardness, stagnation of Indian agriculture. In next video, we will discuss about the condition of industry on the eve of independence. Thank you.